में फिर लगे भूकंप के तेज झटके, 72 घंटे में दूसरी बार कांपी धरती। नोएडा, लखनऊ समेत कई जिलों में भूकंप के तेज झटके किए गए महसूस। एलविश यादव मामले से जुड़े एक पुलिस अधिकारी का हुआ ट्रांसफर, दूसरे थाने को दी गई जांच की जिम्मेदारी। 3 नवंबर को 5 आरोपियों को किया था गिरफ्तार। अयोध्या में रामलला की प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक उत्सव मनाने की तैयारी शुरू। 5 लाख गांव में राम मूर्ति की बटेगी 10 करोड़ तस्वीरें, निमंत्रण देने निकले साधु संत। ईडी समन पर बवाल के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई आप विधायकों की बैठक। केजरीवाल 2 नवंबर को केंद्रीय जांच एजेंसियों के समन पर नहीं हुए पेश। बढ़ते प्रदूषण को देख दिल्ली सरकार एक बार फिर OD1 फॉर्मूला कर सकती है लागू। इससे पहले 2016, 17 और 19 में भी किया गया था लागू। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। पिलानी विधानसभा से मास्टर रामस्वरूप ने कांग्रेस छोड़ RLP ज्वाइन कर ली। जयपुर स्थित पार्टी मुख्यालय में पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने दुपट्टा पहनाकर मास्टर रामस्वरूप को RLP की सदस्यता ग्रहण करवाई। आपको बता दें कि मास्टर रामस्वरूप कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी, जिससे खफा होकर रामस्वरूप ने RLP ज्वाइन कर ली। इसी के साथ पिलानी विधानसभा का चुनाव रोचक स्थिति में पहुंच चुका है। भाजपा से जहां राजेश दहिया, कांग्रेस से पितराम काला, निर्दलीय के रूप में कैलाश मेघवाल और RLP से मास्टर रामस्वरूप, आम आदमी पार्टी से राजेंद्र मावर चुनावी ताल ठोकने को तैयार हैं। अजमेर के किशनगढ़ में क्षेत्रीय माहेश्वरी सभा और श्री माहेश्वरी पंचायत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में निशुल्क बहुचिकित्सकीय परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का भगवान महेश की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन के साथ शिविर की शुरुआत की गई। पंचायत संस्था अध्यक्ष राम नारायण झमर, उपाध्यक्ष राधा मोहन साडा और मंत्री मधुसूदन ने बताया कि शिविर में 205 सदस्यों ने शिविर में जांच करवाई। शिविर में ब्लड प्रेशर, ECG की निःशुल्क जांच का परामर्श दिया गया। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर देवेंद्र श्रीमाल ने हृदय से संबंधित स्वास्थ्य रक्षा के बारे में बताया और कहा कि अपने स्वास्थ्य को सही रखें और समय समय पर जांच करवाते रहें। कांग्रेस पार्टी ने अपनी अंतिम और 7वीं सूची जारी करी, जिसमें अजमेर उत्तर विधानसभा सीट से PCC सदस्य महेंद्र सिंह रलावता को रिपीट किया गया है। रलावता का यह दूसरा विधानसभा चुनाव होगा। कांग्रेस से टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। माला पहनाकर कार्यकर्ताओं ने रलावता को शुभकामनाएं दी। इस दौरान रलावता ने टिकट मिलने पर पार्टी आलाकमान को शुक्रिया भी कहा। मैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय हमारी नेता सोनिया गांधी जी का, मैं राहुल गांधी जी का, मैं प्रियंका गांधी जी का, हमारे खड़गे साहब का, हमारे महबूब नेता सचिन पायलट जी का, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा साहब का, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी का, तमाम शीर्ष नेतृत्व का, हमारे राजस्थान के प्रभारी रंधावा साहब का, अमृता जी धवन जी का, मैं तमाम लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी के अंदर निष्ठा के साथ काम किया। मुझे 2018 में भी मुझे मौका दिया था और आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे पुनः मौका दिया है। 5 साल में जनता जनार्दन के बीच में रहा और मैंने सतत प्रयास किया जनता की समस्याओं का निदान करने का। मैं खाली आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र वो पार्टी है जिसके अंदर अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति को भी कांग्रेस पार्टी मौका देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं कि मेरे पिताजी कभी MLA नहीं थे और मुझे पार्टी ने सेकंड बार जो मौका दिया है, मैं पार्टी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं पार्टी की नीतियां, पार्टी के सिद्धांत, पार्टी के प्रोग्राम और अंतिम छोर पे बैठे हुए मेरे अजमेर की जनता का आँख के आंसू पोंछने का सतत प्रयास।
हरिद्वार से जयपुर आ रही कोच बस दौसा कलेक्ट्रेट सर्किल के पास रेलवे पुलिया पर अनियंत्रित होकर 30 फीट नीचे रेलवे ट्रैक पर पलटी खा गई। हादसे में 2 दर्जन यात्री घायल हो गए, वहीं 4 यात्रियों की मौत भी हो गई, जिनमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। आधा दर्जन लोगों को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि कोच बस के चालक ने शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। बस में अधिकतर लोग हरिद्वार से अस्थियां विसर्जन कर आ रहे थे। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीएम राजकुमार को जिला अस्पताल और उपखंड अधिकारी संजय घोगा को घटनास्थल पर तैनात किया गया। कंट्रोल नहीं हो तो पुलिया से नीचे उतर। जो यहाँ पे हैं उनका भी इलाज चल रहा है। उनमें कुछ लोगों के अभी सिटी और एक्सरेज के बाद कंफर्मेशन हो पाएगा कि उनकी कितनी इंजरी है। वो पेट में और बाकी इंजरीज की कंप्लेन कर रहे हैं, उनका एग्जामिनेशन चल रहा है। देखिए, ये पूरा कंफर्म अभी बताना संभव नहीं है, क्योंकि बस एक बार पूरी तरीके से निकलेगी वहाँ से ट्रैक से, उसके बाद ही बताना संभव हो पाएगा। लगभग 2-2:30 बजे के आसपास का इंसिडेंस है। क्रेन्स और बाकी चीज़ों को बुलाया जा रहा है, तो वहाँ पर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि बस को एक बार साइड पे लें। तो कुछ हो सकता है कोई बॉडी नीचे भी आई हो, तो वो एक बार हमें कंफर्म करना पड़ेगा कितना है। आई थिंक वो होने के बाद ही बता पाएंगे कि टोटल कितने लोग थे, या कोई आदमी खुद जो ठीक है वो निकल के चला गया, वो सारा बाद में ही कंफर्म। पलटी हुई है जिसमें डेथ है, उसमें 2 महिला और 2 पुरुष थे। बाकी 9 लोगों को हमने रेफ़र किया है जो कि गंभीर अवस्था में थे। बाकी घायलों का यहाँ पे का उपचार किया गया है और वो स्थिर अवस्था में है। 4 लोगों की डेथ हुई है, जिनमें 2 महिला और 2 पुरुष थे। और क्या नाम से 9 लोगों को हमने रेफ़र किया है जो कि गंभीर अवस्था में थे, और बाकी 20 से 25 घायलों का उपचार। श्रीगंगानगर में श्री वल्लभ जैन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अद्वितीय आगाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शुरुआत से अंत तक दर्शकों को बांधा रखा। कार्यक्रम में घूमर की प्रस्तुतियों ने राजस्थानी रंग बिखेरा, पंजाब के गिद्दे ने पंजाब की याद दिलाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीकानेर के महाराज गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के वीसी मनोज दीक्षित, विशिष्ट अतिथि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सत्यनारायण व्यास, एनसीसी की 15वीं राज बटालियन के कमांडेंट कर्नल संजय आदि शामिल हुए। इस दौरान अच्छी परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट्स को सम्मानित भी किया गया। रावतसर पुलिस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने ताश की गड्डी और राशि जब्त की। हेड कांस्टेबल बजरंग लाल शर्मा ने बताया कि सूचना मिलने पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिनके कब्जे से 1,15,080 रुपए बरामद किए गए। मैं बजरंग लाल हेड कांस्टेबल, मैं पुलिस थाना स्टाफ रावसर के गश्त में था। गश्त के दौरान जरिए मुखबिर सूचना मिली कि 30 डेमोडी गाड़ी के पास 6 व्यक्ति ताश की पत्तों पर जुआ खेल रहे। मौका पर पहुंचा तो वहीं पर मुलाजमान की सहायता से रोककर सभी 6 को वहीं रोककर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम बताया, पवन पुत्र लालचंद अग्रवाल, दूसरे शिषपाल पुत्र विनोद कुमार छिंपा रावतसर, पवन सैनी पुत्र बनवारी सैनी रावतसर, राकेश पुत्र जगदीश ब्राह्मण निवासी 29 DWD, कृष्णलाल पुत्र तोड़ाराम ब्राह्मण निवासी रावतसर, नरेश पुत्र जग्गूराम अग्रवाल निवासी रावतसर। इनके कब्जा से 1,15,850 रुपये, एक ताश की जोड़ी सहित इनको गिरफ्तार किया। ताश के अलवर शहर के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने 2 नवंबर को प्रेस वार्ता कर कहा कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। साथ ही कहा कि शहर में सफाई व्यवस्था बिल्कुल खराब पड़ी है, लूटपाट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लेता हूं। लेकिन अब पूर्व विधायक ने निर्दलीय चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे लग रहा है कि रामगढ़ से मुझे टिकट मिलेगा, लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया और मैंने आवेश में आकर यह घोषणा कर दी, मैं अलवर शहर से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बचपन से स्वयंसेवक हूँ और राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ मैंने हिंदुत्व की विचारधारा के साथ सदैव काम किया है। विधायक रहने से पूर्व मैं विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष था
और विधायक रहते हुए और विधायक रहने के पश्चात 5 वर्ष तक मैंने अपनी मन की और विचारधारा के अनुसार काम किया। अब अलवर शहर और रामगढ़ दोनों विधानसभाओं से मुझे चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के द्वारा संदेश दिए जा रहे थे। मुझे लग रहा था कि अलवर से टिकट मिलेगा, उसके पश्चात मुझे लग रहा था कि रामगढ़ से टिकट मिलेगा। इसके लिए मुझे आश्वस्त भी किया गया था, किंतु दोनों जगह से टिकट नहीं मिलने के पश्चात आवेश में आकर मैंने ये घोषणा की कि मैं चुनाव लड़ूंगा। ये दोनों बार मेरे टिकट जो काटे गए बिना किसी कारण के, बिना किसी आरोप के और बिना किसी ऐसी वजह के काटे गए जिनमें किसी व्यक्ति को पार्टी टिकट से वंचित करती हो, इसलिए मुझे आक्रोश भी आया। अब चूंकि मुझे ये लगा कि मैं अगर निर्दलीय चुनाव लड़ता हूं तो मुझे अपनी जो मूल विचारधारा है उस विचारधारा से हटकर बात लोगों से करनी पड़ेगी, और मैंने जीवन भर चूंकि विचारधारा के लिए अपना जीवन निकाला है, तो मेरे परिवार ने भी और मेरे जो निकट लोग हैं जो 24 घंटे हर सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहते हैं, उन सब लोगों ने भी मुझे यही निर्णय लेने में खेड़ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश खींची के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इस दौरान प्रदेश एवं जिला स्तर के पार्टी पदाधिकारियों समेत कार्यकर्ता और समर्थकों की भीड़ मौजूद रही। साथ ही पार्टी प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने और एकजुट रहने का संकल्प लिया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी रमेश खींची ने सभी के सामने अपने सिर की पगड़ी उतारकर कहा, मेरी पगड़ी की इज्जत आपके हाथ में है, इसकी लाज रखे। सभी कार्यकर्ता और समर्थक मतभेद भुलाकर एकजुट होकर भाजपा को विजय बनाएं। भाजपा ने अपने 15 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें बीकानेर जिले की हॉट सीट बनी श्री कोलायत विधानसभा सीट में भाजपा ने फिर प्रत्याशी बदला है। यहां से पूर्व सांसद के बेटे अंशुमान सिंह भाटी को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले उनकी माता को पार्टी ने टिकट दिया था। श्री कोलायत टिकट पर पार्टी ने पुनर्विचार करते हुए प्रत्याशी पूनम कंवर के स्थान पर उनके बेटे अंशुमान सिंह को टिकट दिया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में अंशुमान ने कहा कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। मैं युवाओं की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी सहित तमाम नेताओं को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। कोलायत में 10 साल बाद फिर से कमल खिलाएंगे और यह सीट भारी बहुमत से भाजपा के खाते में जाएंगी। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और जो भी पार्टी ने, प्रदेश नेतृत्व ने और केंद्र नेतृत्व ने जो भी फैसला लिया है उसके साथ हम मजबूती से खड़े हैं। और बेशक बीकानेर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे युवा चेहरे के रूप में मुझे उतारा है और इस चुनाव के रण के अंदर मैं युवाओं को और बुजुर्गों के आशीर्वाद को साथ में लेते हुए चलूंगा और पुनः कोलायत के अंदर कमल का फूल खिलाएंगे और भाजपा की सरकार पूरे प्रदेश। हर समय की अलग मांग होती है, हर समय पर विकास की परिभाषा अलग होती है। भाटी साहब के समय में जितनी भी मूलभूत सुविधा थी, चाहे लाइट हो, चाहे पानी हो, चाहे नहर का पानी सिंचाई के लिए हो, 280 बीघा खाददारी हो, वो उस समय की मांग थी। उस समय की मांग को लेकर भाटी साहब अडिग रहे। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती आई, जनता के लिए उन्होंने संघर्ष करा और जनता को चाहे कोलायत तहसील के अंदर 3 मुख्य लिफ्टों से जोड़ना, जो कि गजनेर, कोलायत और बांगर से लिफ्ट से नीचे, और बुरासर नहर का निर्माण करना, 280 बीघा की खाददारी, हर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विद्युतीकरण उन्होंने करा। उस प्रकार से जितना भी काम उस समय में था भट्ट साहब ने करा। अब जो भी आगे कोई भी नई पॉलिसी आएगी, उस पॉलिसी मैटर को हम धरातल पर उतारेंगे। बहरोड विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी संजय यादव ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया, साथ ही जनसभा को संबोधित कर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। संजय यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। जो आपके बेटे को कमजोर समझ रहे हैं, उनको आज इस जन सैलाब ने बता दिया कि संजय कितना मजबूत है। आज हमने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के अंदर 5 लोगों का अनाप्रस्तावित था, उसमें आदरणीय राष्ट्रपति यादव साहब, सुमन यादव जी और मैं स्वयं हो गया और हमारे कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हो गए और एक हमारा सवक। हम 5 लोगों ने आज मिलकर के
ये हमारा नामांकन दाखिल किया है। कल आप लोग देख रहे थे जब हमारे कार्यालय का उद्घाटन था, किस प्रकार से युवाओं में जोश था, आम जनता में जोश था। अब की बार भैरोड के अंदर ऐसी परिस्थितियाँ हैं क्योंकि एक छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है, दोनों चोर है। भैरोड की जनता दोनों से त्रस्त है और दोनों भारी है। एक मुंडावर से आया है और एक छिलपटा से आया कोट काशी से। अब बार दोनों को वापस भेज देगी, दोनों को जमा करके भेजेगी। यहाँ की कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी बहुमत से चुनाव लड़ेगी। प्रतापगढ़ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रामलाल मीणा ने रिटर्निंग अधिकारी के सामने अपना नामांकन दाखिल किया। गौरतलब है कि आज नामांकन का आखिरी दिन है। नामांकन भरने से पहले रामलाल मीणा ने केशवराय मंदिर में माथा टेका, जिसके बाद नामांकन दाखिल किया। रामलाल मीणा ने नामांकन भरने के बाद से विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता दशहरा मैदान में जुटे। आज सबके आशीर्वाद से नामांकन दाखिल किया है और उसके बाद में 1 बजे से नामांकन रैली होगी। 4 बजे शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई 4 बजे स्टेडियम के अंदर सभा होगी। मुद्दे तो जो हमने घोषणाएं की थी, सारे काम माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने पूरे किए। कई सारी योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू किया जो गरीबों के जीवन यापन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। आने वाले समय में भी माननीय मुख्यमंत्री ने 7 गारंटी योजना दी है, जो सबसे पहले तो 10,000 रुपये हर महिला के खाते में हर साल में जमा होंगे। 2 रुपये में ये गोबर खरीदेंगे। OPS पेंशन को गारंटी के साथ पेंशन के लिए कानून बनाएंगे। ऐसी गारंटियाँ भी हमने लागू करी है। तो निश्चित रूप से पिछले 5 साल के अंदर जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये पिछले 35 वर्षों से यानी हुए, उसी को लेकर इस बार जनता विकास के नाम पे वोट करेगी और पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी राजस्थान में। और अलवर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अजय अग्रवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ईडी के द्वारा डराने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी घबराने वाले नहीं है। गहलोत सरकार ने जनता के लिए विकास किए हैं, इसी कारणों से कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी। भाजपा से बगावत करने के बाद आज पूर्व PWD मंत्री यूनुस खान ने निर्दलीय रूप में डीडवाना से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। यह पहला मौका है जब यूनुस खान ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा। इससे पहले वे डीडवाना विधानसभा से 4 बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से 2 बार उन्हें जीत मिली थी और पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया था। आपको बता दें कि आज यूनुस खान के आवास पर एक आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें यूनुस खान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं के लवाजमे के साथ यूनुस खान रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने SDM जीतू कुल्हारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। लोकतंत्र में सतत चलने वाली चुनाव की प्रक्रिया में विधानसभा चुनाव 2023 डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज मैंने नामांकन किया है। जिस तरीके का स्नेह और प्यार और आशीर्वाद स्थानीय मतदाताओं का और विशेष रूप से कहूँगा बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक डीडवाना क्षेत्र के लोगों का आज मुझे मिला है, ऐसा प्यार, ऐसा आशीर्वाद, ऐसा स्नेह, ऐसी लगन
मुझे उत्साहित भी करती है और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं भूतो न भविष्य। भूत और भविष्य मैंने देखा नहीं। मैंने यहाँ से 4 चुनाव पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लड़े, उस समय भी लोगों में उत्साह था, लेकिन न जाने ये कौन से पुण्य का ये आज उत्तर है कि जनता, मैं कह रहा हूँ 8 किलोमीटर, जब मैं एक ऑटो में बैठ करके आया हूँ, उस ऑटो के बराबर हजारों लोग दौड़ करके आए हैं। तो यही मेरे लिए आज सब कुछ। विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी पार्टियों के तमाम नेता व प्रत्याशी रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं कई पार्टियों के नेता बागी बनकर निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के सिरोही जिले का सामने आया है। सिरोही जिले के युवा नेता व भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष हेमंत पुरोहित ने आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। हेमंत पुरोहित ने सिरोही विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी ओटाराम देवासी के खिलाफ जमकर निशाना साधा। स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले हेमंत पुरोहित की नामांकन रैली में सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे। आज मैंने स्थानीय के मुद्दे पर आम जन के साथ मातृशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मैंने अभी अपना नामांकन दर्ज करवाया है। मेरा मुद्दा बाहरी के खिलाफ है। ओटाराम जी देवासी कहते हैं कि मैं साधुओं का सम्मान करता हूँ, मैं भगवे का सम्मान करता हूँ। हमारे यहाँ के दो मठाधीश, मंडवारिया मठ के मठाधीश परम आदरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय तीर्थगिरी जी महाराज और वाण के मठ सैन जी महाराज के परम शिष्य परम भगत राजू गिरी जी ने टिकट मांगा था। वो संतों का अगर सम्मान करते तो अपना टिकट लाके संतों के शरणों में रख देते। पूरा आबू मंडल बोला था कि संतों को टिकट दो, पर भोपा जी ने उनकी नहीं मानी और गांव-गांव जाके कहते हैं कि मैं भगवे का और संतों का सम्मान करता हूँ। ये कैसा सम्मान है कि संत हमारे निराशाजनक हालत में बैठे हुए हैं। राजनीति गौ माता के लिए, धर्म के लिए, मातृभूमि के लिए मैं राव सुल्तान का दत्ताड़ी का युद्ध और रोवाड़ा ठाकुर साहब सादुल सिंह जी को याद करके जिन्होंने क्रांति लाई थी अन्याय के खिलाफ, उसके खिलाफ मैं लड़ने के लिए आप सभी के आशीर्वाद से मैदान में उतरा हूँ। श्रीगंगानगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अंकुर बगलानी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वर्तमान विधायक राजकुमार गौड़ के साथ रिटर्निंग अधिकारी के सामने नामांकन पत्र पेश किया। इससे पहले अंकुर बगलानी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ और सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गंगानगर विधानसभा क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी की जिताने और दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होने की बात होगी। जनता तय करती है। हमारा जो काम है अगले 19 दिन तक मेहनत करना है, क्योंकि टिकट का अनाउंसमेंट थोड़ा सा देरी से हुआ, लेकिन कार्यकर्ताओं में किसी भी तरह के उत्साह की कोई कमी नहीं है। कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है और अगले 19 दिन हर कार्यकर्ता जी जोर लगाकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेगा और रिजल्ट जो है वो आप लोगों को 3 दिसंबर को गंगानगर की जनता बताएगी। इस समय पूरे प्रदेश में प्रदूषण की वजह से हाईवे पर घनी धुंध छाई हुई है। धुंध के कारण सड़क पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। बता दें, हाथरस जिले के सिकंदराऊ से होकर गुजर रहे दिल्ली कानपुर जीटी रोड हाईवे पर आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां लो विजिबिलिटी के चलते एक दूसरे से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। बता दें, लोगों की चीख पुकार और गाड़ियों के धमाके सुन मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना पर पहुंचे पुलिस ने राहत बचाव का कार्य शुरू किया।
सहारनपुर के देवबंद के ग्रामीणों ने गांव में विकास कार्य नहीं होने की वजह से विधायक लापता का बैनर लेकर गांव वालों ने विधायक के प्रति नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने विधायक देवेंद्र निम के मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं ग्रामीणों ने विधायक लापता के साथ साथ ढूंढने वालों को इनाम के रूप में राशि भी देने का दावा किया है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़कों पर बने गड्ढों को लेकर कई बार शिकायत की, उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ये बैनर इसलिए लगा जी, हमने जब सब ये विधायक साहब हमारे यहाँ बने हुए ना तो यहाँ आकर देखें ना हमारी कोई सुनवाई करें, और जब से अब तक जो भी कुछ हमारी सड़क या जिस हालत में पड़ी बजाय इसमें कुछ गड्ढा मुक्त होने के उन्होंने तो हमारे दिल में गड्ढे बना दिए। क्या करें उस ऐसे विधायक का जो हमारी सुनाई नहीं होती है। विधायक भाजपा का हो, विधायक चाहे सपा का हो चाहे बसपा का हो, हम उसका विरोध करेंगे। इतनी नाराजगी जब हमारा कोई काम ही नहीं करते तो हमने बताया ऐसे विधायक का क्या करें। इसके पास जब भी कोई आदमी काम के लिए जाता है किसी के लिए सही तरीके से बात नहीं करता और बदतमीजी वैसा करता है। पीछे अभी सागपुर गांव के गए थे, गुंडे बताए गए थे उन्होंने उसका बहिष्कार भी करा था और गांव में बेइज्जती भी करी थी। हमारे गांव के आदमी कहीं जा चुके उसके पास, वो सही ढंग में बात ही नहीं करता। सड़क के लिए भी 10 साल तक कहते आ रहे, कोई ध्यान नहीं कर रहा उस चीज़ का। तो आपने आज कदम उठाया? हमने कदम उठाया, उसका बहिष्कार करेंगे हम उसका। गांव में जब भी आवा उसका बहिष्कार करेंगे, हम उसका गांव में बढ़ने नहीं देंगे। हाँ, उसमें बहिष्कार करेंगे उसका भाजपा का हम बहिष्कार करेंगे, पूर्ण बहिष्कार करेंगे। और उस भाजपा का नहीं, कोई सी भी पार्टी को यहाँ गाँव में नहीं बढ़ने देंगे। अलीगढ़ के थाना सासनी के क्षेत्र में भाजपा की दबंगई आई सामने। मोहल्ले का ही रहने वाला अर्जुन माहौर नाम का दबंग शराबी लोगों को गालियां देता है। जब लोगों ने दबंग युवक की गालियों का विरोध कर थाने में शिकायत दर्ज कराने की बात कही तो दबंग लोगों को डराते हुए SC/ST एक्ट में फंसाने की धमकी देता है। जब दबंगई की जानकारी निकाली गई तो अपने आप को SC मोर्चा का महामंत्री बताने वाला दबंग भाजपा कार्यकर्ता निकला, जिसके चलते भाजपा SC मोर्चा के कुछ दबंग नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि भाजपा SC मोर्चा के नेताओं के कारण शिकायत दर्ज होने के बाद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसके चलते लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर यह मकान बिकाऊ है का इश्तिहार लगा दिया है। पोस्टर लगाए जाने की सूचना पर जिला प्रशासन के अधिकारी और इलाका थाना अध्यक्ष समेत भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि मौके पर पहुंचे भाजपा नेताओं के दबाव के चलते पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इश्तिहारों को दीवारों से हटवा दिया। कुशीनगर में पुलिस ने जालसाजी करने वाले गैंग का खुलासा किया। आरोपी अधिकारियों के फर्जी मुहर से ड्राइविंग लाइसेंस और इंश्योरेंस के कागजात परमिट बनाने का काम करता था। गैंग के एक नटवर लाल को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 56 रबर की फर्जी मोहर, 25 DL और दर्जनों इंश्योरेंस कंपनियों के कूटरचित कागजात के साथ एक लैपटॉप, वेब प्रिंटर के साथ अन्य सामान को भी बरामद किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर अपने अलग अंदाज से चर्चा में है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी लोगों को चाय पिलाते दिख रहे हैं। बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर हैं। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने लोगों के साथ वक्त बिताया और चाय का लुत्फ भी उठाया। इस दौरान वो लोगों को चाय भी बांटते नजर आए। कांग्रेस पार्टी ने इसे चाय सेवा का नाम दिया है। 5 राज्यों में मतदान से पहले तमाम राजनीतिक दलों के नेता जनता के बीच पहुंचकर उनके नब्ज टटोलने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं बात अगर कांग्रेस नेता की करें तो राहुल गांधी का हमेशा लोगों के बीच अलग अलग अंदाज देखने को मिला है। कभी प्लेटफॉर्म में यात्रियों के बीच कूली बने दिखे तो कभी ट्रक में बैठे ड्राइवर से बातें करते हुए। वहीं हाल ही में राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे, जहां खेत में राहुल गांधी किसानी अंदाज में किसानों के बीच धान की कटाई करते दिखे थे। राहुल गांधी का ट्रक में बैठे ड्राइवर से बातचीत का वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिस पर लोगों ने जमकर कमेंट्स किया। कई लोगों ने राहुल गांधी के इस अंदाज को पसंद किया तो कई लोगों ने दिखावा बताया।
राहुल गांधी इसके बाद छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को रायपुर के पास कटिया गांव का दौरा किया। इस दौरान राहुल गांधी धान के खेत में कटाई करते हुए नजर आए। उन्होंने धान की कटाई कर रहे किसानों और मजदूरों की मदद की और उनसे बातचीत भी की। बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता ने छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र किया। वहीं एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि जल, जमीन और जंगल पर पहला अधिकार आदिवासी का है। उन्होंने कहा बीजेपी नहीं चाहती है कि आदिवासी के बच्चे इंग्लिश में बात करें। उन्होंने कहा राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफी की जाएगी। इस शब्द के गहराई में आपकी सच्चाई छुपी हुई है। आदिवासी का मतलब जो इस देश के पहले और असली मालिक हैं। आदिवासी का यह मतलब है। मतलब इस देश की सारी जमीन, इस देश का जंगल, इस देश का जल एक दिन आपका हुआ करता था और वो जंगल, जमीन और जल आपके हाथों से लिया गया है। आदिवासी शब्द का यह मतलब है और इसलिए बीजेपी इस शब्द को प्रयोग नहीं करना चाहते। उधर हाल ही में राहुल गांधी 3 दिनों के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। दोपहर को हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंचे, जहां कांग्रेस नेताओं के साथ ही केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने भी उनका स्वागत किया। इस दौरान गांधी ने केदारनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं से भी गर्मजोशी से मुलाकात की। तिवारी ने बताया कि गांधी धार्मिक यात्रा पर केदारनाथ आए हैं। उन्होंने बताया भगवान केदारनाथ की शाम में होने वाली आरती में वे शामिल हुए। इससे पहले राहुल गांधी नई दिल्ली से देहरादून हवाई अड्डे पहुंचे। वहां से सीधे हेलीकॉप्टर से केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में केदारनाथ मंदिर की अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए कहा, आज मैंने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम का दौरा किया और दर्शन व पूजा की। हर हर महादेव। वहीं बताया चले इस दौरान राहुल गांधी ने लोगों को चाय भी बांटी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी का यह बिल्कुल निजी और आध्यात्मिक कार्यक्रम है। उनका केदारनाथ में 3 दिन का कार्यक्रम रहा। राहुल गांधी 5 विधानसभा चुनावों के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं और कुछ दिनों का ब्रेक लेकर उत्तराखंड की वादियों में पहुंची हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। अलवर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अजय अग्रवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ईडी के द्वारा डराने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी घबराने वाले नहीं है। गहलोत सरकार ने जनता के लिए विकास किए हैं, इसी कारणों से कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी। नमस्कार, मैं हूं गुरमेज राणा और आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। इस वक्त मौजूद है हम अलवर में और अलवर शहरी से कांग्रेस के प्रत्याशी अजय अग्रवाल हमारे साथ में मौजूद हैं। किस तरह का माहौल रहेगा इस बार चुनावी दंगल में और किस तरह जनता किसे प्यार करेगी या फिर अजय अग्रवाल के किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में जाएंगे, मौजूदा गहलोत सरकार फिर से रिपीट करेगी या फिर बीजेपी बाजी मारेगी, ये तो चुनाव के पश्चात में पता चलेगा। तो सीधे तौर पर अजय अग्रवाल के साथ में जुड़ते हैं। अजय, सबसे पहले आपका स्वागत है नवतेज टीवी में। मैं नवतेज के व्यूअर्स को बहुत बहुत अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ और आपका अलवर की धारा पर स्वागत करता हूँ। अजय जी, किस तरह के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? मेरा एक ही है, छोटी लकीर के आगे बड़ी लकीर खींचना और अपने शहर को सर्वांगीण विकास करके इस शहर को राजस्थान के सबसे शहरों की पंक्ति में लाकर खड़ा करना। अगर धरातल की बात करें तो हम पब्लिक से जाना कि आप पहले चेयरमैन रह चुके हैं, पब्लिक के बीच में अच्छे से कार्य किया, तो अगर विधायक बनते हैं तो किन मुद्दों को लेकर जो सरकार तक जाएंगे, क्या सबसे पहला काम रहेगा आपका? अलवर शहर में समस्याओं का भी हमारा लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा तो पेयजल की समस्या है, उसको दूर करने के लिए हम सबसे पहले ERCP की योजना में जिस तरह से केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगाया, जिसके चलते माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे प्रचलित ये योजना थी कि भाई ERCP के पानी 13 जिलों में आ जाए, तो निश्चित रूप से काम हो जाएगा। उसमें 40% राज्य सरकार का हिस्सा था, उसको भी देने के तैयार हो गया। लेकिन केंद्र सरकार की मंशा और माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा ये नहीं थी कि राजस्थान की जनता को पानी पिलाया जाए, जिसके चलते हुए ये योजना में विलम्ब हुआ। अब जैसे अब मुख्यमंत्री जी ने भी साफ कह दिया ERCP की योजना तो मैं लाके ही छोड़ूंगा,
तो निकट भविष्य में निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये सरकार रिपीट हो रही है, सरकार की जो जितनी शानदार योजना है, आदमी जब बच्चा घर में पलता है उससे लेकर मरण तक की सारी सुविधाएं इस देश में ऐसी कोई राज्य सरकार में नहीं है जैसे 25 लाख रुपए का बीमा दिया हो, ऐसी कोई 500 रुपए में सिलेंडर दिया हो। कितने विकास के काम करें हम, सुबह से शाम चल जाएंगे। जो योजना दिया आप देखिए, मूक प्राणी के लिए जैसे गोवंश है, जो आप देख रहे हैं, आप भी हाईवे से आए होंगे, जगह जगह नंदियों को छोड़ दिया जाता है, उनका भी गोबर 2 रुपये किलो में राज्य सरकार गोवर्धन योजना में खरीद रही है। क्योंकि मैं गोवंश पालता हूँ, मेरे पास 700 गायें हैं और मैं यहाँ शहर में पिछले 25 सालों से एक गौशाला चला रहा हूँ। गौशालाओं में कोई रोज़ दिन भर परेशानी आती है, उनके आय व्यय के साधन सीमित होते हैं, धर्मादे से चलती हैं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो पहले 20 रुपये प्रति गोवंश को मिलता था उसको बढ़ा के 40 रुपये किया और उस अनुदान को 3 महीने से 6 महीने बढ़ाया, 6 महीने से 9 महीने बढ़ा दिया और नंदीशालाओं के लिए तो पूरा 1 साल कर दिया। जिस व्यक्ति के मन में मूक प्राणी के लिए इतनी दया भाव है तो उसने जीवित प्राणी के लिए तो बहुत कुछ किया है। राजस्थान की इतिहास में मैं समझता हूँ जैसे महात्मा गांधी का लोग याद करते हैं, ऐसे ही लोग अशोक गहलोत जी को याद कर रहे हैं कि उनकी जो महती योजना है जिसमें आम गरीब पीड़ित शोषित वंचित को लाभ मिल रहा है और जिस माता बहनों को पेंशन मिल रही है, पेंशन भी हर साल 10-15% बढ़ेगी, इस तरह की योजना है। और जो युवाओं के लिए है, उन्होंने जो कई तरह की इतनी शानदार योजना लगाई। एक इंदिरा रसोई है, 8 रुपये में बड़े सम्मान के साथ लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। अलवर में कम से कम 15 जगह अब इंदिरा रसोई चल रही है, हजारों लोगों को सिर्फ 8 रुपये में भोजन मिल रहा है। तो इससे बढ़िया क्या सुविधा हो, और वो भी सम्मान के साथ मिल रहा है। इसलिए राज्य सरकार ने जितने ऐतिहासिक काम किए हैं उसके चलते वो लगता है कि राजस्थान में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे और अशोक गहलोत जी की सरकार चौथी बार राजस्थान में चलिए अजय जी, अगर बात करें सरकार की, आपने कहा कि बेहतरीन कार्य किया गहलोत सरकार ने। बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर अभी चुनाव लड़ रही है, उनका ये कहना है कि रीट की परीक्षाएं जो लीक हुई हैं वो सरकार की वजह से हुई हैं। हालांकि ईडी के छापे भी इसके विषय में पड़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बता रहे हैं। देखिए, जो भी सरकार रही है, नकल की घटनाएं कई बार हुई है, पर इस सरकार ने निश्चित रूप से जब भी नकल हुई है तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की है, उनके खिलाफ वो कर रही है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं, उनको जेल के सिंचों में ले जाने का प्रयास किया है। दूसरी बात आपने मेरे को ये बताई, अभी आप क्या, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? लॉ एंड ऑर्डर। अभी आप कह रहे थे सब ईडी फीडी की कार्रवाई है। मैं कहता हूँ राजस्थान में 5वां साल चल रहा है, 4 साल 4.5 साल तक ये ईडी वाले कहाँ गए थे? क्यों नहीं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे छापे लगाए? यदि उनके यहाँ ईडी की कार्रवाई हो तो पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। और आज तक ईडी ने पाया क्या है? राजस्थान में जितने भी लोगों के छापे लगाए हैं उनको मिला क्या है? ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ को लगता है कि ये डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से यही हो रहा है। आज कोई विधायक चुनाव के लिए लड़ रहा है, उसके यहाँ ईडी भेज रहे हैं। कोई सबल प्रत्याशी है, उसके यहाँ ईडी भेज रहे हैं। अरे भाई, लड़ो तो आप अपने काम से लड़ो, योजनाओं से लड़ो, काम करके जनता को दिखाओ। यहाँ बोलते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार है। अलवर में सांसद यहाँ बाबा बालकनाथ हैं और अलवर शहर विधायक संजय शर्मा जी हैं और अलवर शहर के महापौर घनश्याम जी हैं। इनसे पूछो तो सही, इनने पिछले 15 सालों में किया क्या है शहर के लिए? एक काम मुझे बताइए, इस भवन में जिसमें खड़े हैं आप, इसको 10 साल तक लेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। क्योंकि पिछले 5 साल, जब आज से 10 साल पहले हमारी सरकार थी तो हमने इसका भूमि पूजन कर दिया। हमारी सरकार चले गई, इस काम को रोक दिया। फिर हमने इस बार इसको पूरा करके इसका उद्घाटन कर दिया। तो ये इनका काम लोग जबरदस्ती शंकाएं पैदा करना, मार्केटिंग करने का तरीका। इनके पास कौन है आज राजस्थान में मुख्यमंत्री का दावेदार? अपने घर तो संभालते नहीं है, दूसरे लोगों पर आरोप लगाते हैं। राजस्थान में यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की ऐतिहासिक योजनाओं में जितने शानदार काम इन्होंने किए हैं, ऐसा ऐतिहासिक पुरुष मैं समझता हूँ राजस्थान की धरती पे बिरला लोग भी जन्म लेते हैं। अजय जी, क्या लगता है कि जिस तरीके के साथ में बीजेपी ईडी के छापे मरवा रही है, तो सरकार, आपने कहा कि डरने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बौखलाहट नजर आ रही, जैसे गहलोत जी के सपुत्र पर सम्मन भी भेजे गए। कुछ नहीं, सम्मन तो रोज आते हैं। देखो, जो आदमी राजनीति करता है उसको सम्मन वम्मन से नहीं डरते हैं। हम लोग भी काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो लोग कोई कहेगा साहब इंस्पेक्टर आ गया, तो हम डरते थोड़ी इंस्पेक्टर से। आएगा तो देखेगा, हम नियम से काम करने वाले लोग हैं, हम सब हैं। ये तो एक डराने धमकाने की एक प्रक्रिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चलिए, चलते चलते बात करते हैं अजय जी, कितने मतों से, कितने मार्जिन से जीत पाएंगे, क्या लगता है?
निश्चित रूप से अलवर शहर की जनता ने मुझे अपना बेटा मानकर इस चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए भेजा है और लोगों का मन भी है। जिस तरह से मैंने ऐतिहासिक काम नगर परिषद के कार्यकाल में किया है वो लोगों के जहन में आज भी बसता है। तो निस्संदेह आज बाजार में जिस तरह का उत्साह था, कल भी मैंने कार्यालय का उद्घाटन किया, हजारों की तादाद में जनमानस अपने आप ही चलकर अपने बेटे को समर्थन देने आया। अलवर के जनता में मेरी जो प्रोसेसन है वो एक काम करने वाले की और बेटे की रूप में है। लोगों को पता है अजय अग्रवाल जहाँ रहेगा वहाँ विकास अपने आप होएगा। क्योंकि मैंने जब नगर परिषद का जब चार्ज नवंबर 2004 में संभाला तो कम से कम 3 करोड़ रुपए घाटे का संस्थान था। जब मैं छोड़ के आया तो 25 करोड़ रुपए और उसमें FDR करा के आया और जो मैंने ऐतिहासिक करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए वो आज तक नगर परिषद को छू भी नहीं पाया। मेरे टाइम में राजस्थान की सबसे निकाय में अलवर की नगर परिषद गिनती होती थी। पहला देश का ISO सर्टिफाइड नगर परिषद मेरा अलवर का था। अब इन लोगों ने क्या कर दिया, 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं सफाई पर। मेरे टाइम में 9 लाख रुपए का कुल सफाई होती थी। सफाई अब पता नहीं, ये कहते हैं 1200 सफाई कर्मचारी है। मेरा चैलेंज है अलवर में आप सचिवालय में लाओ, कितने कर्मचारी बंद करो, एक एक को बाहर निकालो। यदि 600 भी गणा देंगे तो आप कहो जो मैं। संजय शर्मा का ये कहना है कि सरकार नहीं है उनकी, सरकार की सपोर्ट नहीं कर रहे, विधायकों को फंडिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से काम रुके पड़े हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किसी भी विधायक के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को 15 किलोमीटर सड़क दी तो कांग्रेस के विधायक को भी 15 किलोमीटर सड़क दी। ये कैसे कह सकते हैं संजय शर्मा जी? संजय, नीति और रीति, आत्मबल होना चाहिए आदमी का काम करने का। जब आपने आत्मबल नहीं, 7.5 साल तक आपने किया नहीं, आप कहते हो उसने नहीं करने दिया, इसने करने। अरे जनता के बीच जाते, जनता के साथ संघर्ष करते, जनता के बीच खड़े होते। यदि उन्होंने नहीं करने दिया तो आपने कितने धरने प्रदर्शन किए, क्यों नहीं किया विपक्ष में? विपक्ष में मैं तो समझता हूँ ज़्यादा अच्छे ढंग से व्यक्ति बात उठा सकता है। सत्ता वाला तो फिर भी थोड़ा दबाव में काम करता है, विपक्ष वाला तो खुल के बोल सकता है। उनको रोका किसने था नहीं करेंगे वो काम अपना। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अलवर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल हमारे साथ में जुड़े हुए थे। उन्होंने जीत का दावा किया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके के साथ में नगर पालिका के चुनाव चेयरमैन के पद पर रहे और काम किया और लगातार अब भी अगर विधानसभा में आते हैं तो कार्य करते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही और एक डिबेट दिखाएंगे अलवर शहर की, किस तरीके से जनता किसे कितना ज्यादा प्यार करती है। तो फिलहाल ऐसे ही देखते हैं नवतेज टीवी। अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।